गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज डॉक्टर वैभव। आज मेरा टॉपिक जो है डिस्कशन का वो फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंस आपके एजिंग प्रोसेस और पोस्चर रिलेटेड परेशानियों में क्या होता है इस बारे में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि फिजियोथेरेपी फील्ड बेसिकली किस चीज के मास्टर हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली मूवमेंट साइंस के मास्टर हैं। ठीक है। मूवमेंट साइंस मतलब शरीर की संरचना इस प्रकार से है कि किसी भी तरीके का मूवमेंट हो और उसमें किसी भी तरीके की परेशानी हो तो जो पहला कंसल्टेशन है आपका वो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए होना चाहिए। ठीक है। तो फिजियोथेरेपी के चिकित्सक जो है वो सारे तरीके के मूवमेंट साइंस और हर एज ग्रुप से, चाहे वो पीडियाट्रिक हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो जीरियाट्रिक हो, जीरियाट्रिक मतलब ओल्ड एज पेशेंट्स, तो सारे तरीके के पेशेंट्स के लिए फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो हर तरीके के मूवमेंट को डील करना सबसे अच्छी बेहतर तरीके से समझते हैं। अभी आप सबसे पहले इस मूवमेंट को समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि मूवमेंट का सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है। कि जैसे अभी तक आप लोगों ने सुना है कि लोगों को परेशानी हो रही है चलने में, बैठने में, जोड़ों में दर्द है, ये दर्द है। तो जोड़ों का दर्द बेसिकली जॉइंट के एरिया से कहाँ से आ रहा है, तो ये मेडिकल साइंस में एक बहुत लंबे समय तक रिसर्च का विषय बना रहा। इसी कारण से लोगों ने इसको हड्डियों की तरफ जोड़ा, देखा कि ये हड्डियों से दर्द आ रहा है, बाद में खूब रिसर्च हुए तो इस चीज के फिर एविडेंस निकल कर आए हैं कि हड्डियों में किसी भी तरीके का सेंसेशन नहीं। तो फिर ये तकलीफ आती कहाँ से मरीज कि जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो ये दर्द आता कहाँ से। तो ये बेसिकली इसको समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि शरीर की संरचना कार्य किस तरीके से कर रही है। एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं टेंसिबिलिटी सिस्टम। टेंसिबिलिटी सिस्टम बिल्कुल उसी तरीके की चीज जैसे कि आप लोगों ने एक पुल, रस्सी का पुल बना हुआ देखा हो। तो रस्सी का पुल अगर दोनों तरफ से, दोनों छोर से बंधा हुआ है, टाइट बंधा हुआ है, उसमें बीच में आप देखेंगे ऐसे क्रिस क्रॉस करके रस्सी के नॉट्स लगे होते हैं, पूरा पुल बना है। यही सिस्टम बिल्कुल बॉडी के लिए काम कर रहा है। अगर सारी की सारी मांसपेशियां और बॉडी के दूसरे सॉफ्ट टिश्यू, दूसरा स्ट्रक्चर अपना सही काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एक सही पोजीशन, सही पोस्चर में खड़े हो सकते हैं। अन्यथा एक भी मांसपेशी में कोई भी तकलीफ आने की वजह से आपका वो, जैसे झूले में एक रस्सी आप काट दीजिए, उस रस्सी के बने हुए पुल पे से एक रस्सी का टुकड़ा काट दीजिए तो पूरा का पूरा पुल झूल जाता है। इसी तरीके से शरीर के साथ में, संरचना के साथ में होता है। लेकिन ईश्वर का ये हमको वरदान है कि इसको कंपनसेट करने के लिए, इसका ध्यान रखने के लिए दूसरे स्ट्रक्चर आजू बाजू के कुछ एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर देते हैं ताकि वो उस टूटे हुए पार्ट का या इंजर्ड पार्ट का काम संभाल सके। तो ये बिल्कुल टेंसिबिलिटी सिस्टम है जिस पर आपका शरीर काम कर रहा है। अभी सबसे बेसिक यूनिट मूवमेंट की होती है हमारी मांसपेशियां। तो मांसपेशियां किस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर, अब बहुत डिटेल स्ट्रक्चर तो मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ समय की कमी के कारण। तो एक छोटी सी चीज समझ लें, एक एक्टिन मायोसिन फिलामेंट होते हैं। जब ये इस तरीके से आपस में पास 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 आते हैं तो आपकी मांसपेशी का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब ये फिलामेंट दूर दूर होते हैं तब ये आपकी मांसपेशी का स्ट्रेच पोजीशन होता है। दोनों ही चीजों की अपनी एक लिमिट है। तो कोई भी मांसपेशी एक स्तर तक ही फैल सकती है या सिकुड़ सकती है। ये मांसपेशियां जिस थैली में कवर होती है इसको हम कहते हैं फाशिया, जो कि अभी मॉडर्न मेडिसिन का सबसे रीसेंट एडवांसमेंट है, जिसमें खूब रिसर्च हुए और जिसके पूरा विश्व भी इसी पर काम कर रहा है। मतलब सारे डेवलप्ड कंट्रीज हो चाहे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो, सारे रिसर्चेस इन्हीं पर चल रहे हैं। क्योंकि फाशिया आप लोगों ने देखा हो तो एक बहुत पतली सी झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे शरीर में, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में इंक्लूडिंग आपके इंटरनल ऑर्गन की कवरिंग भी फाशिया ही है। बस इसका नाम कुछ कुछ जगहों पर अलग अलग तरीके से हो जाता है। जैसे पेट में आने पर ये विसरा कहलाता है, लंग्स में जाने पर ये प्लूरा कहलाता है। इसी तरीके से मांसपेशियों की कवरिंग जो होती है वो ये फाशिया होती है। तो मांसपेशी एक थैले आकार में बंद हुई चीज है जो कि अपना कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन कर रही है पंप की तरह। जब इसको किसी तरीके का कमांड मिलेगा तब आप इसको पंपिंग एक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन ये इस थैली के आकार के कारण
आगे और पीछे अटैच हुई रहती है। तो अगला स्ट्रक्चर जो आता है फाशिया का, जो ये मांसपेशी वाला जो स्ट्रक्चर है फाशिया का, ये थोड़ा सा लिक्विफाइड स्टेज में रहता है, मतलब इसमें लिक्विड कंटेंट ज्यादा रहता है। अब अगर इसमें से थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो मांसपेशी का अगला हिस्सा होगा टेंडन। टेंडन जाके आपकी हड्डी में जाकर जुड़ता है, जिसके जो थोड़ा सा लिक्विफाइड स्टेज से थोड़ा सा सॉलिडिफाइड स्टेज की तरफ चल रहा है। फिर ये टेंडन जाकर एंथेसिस एरिया बनाता है। एंथेसिस मतलब वो हिस्सा जहां पर आपका टेंडन बोन से जुड़ता है, वो और ज्यादा सॉलिड मैटर बनता है, तब वो एंथेसिस का एरिया बनता है। फिर वो और सॉलिडिफाई होगा, जिसको हम कैल्सिफिकेशन ऑफ फाशिया कहते हैं, तो वो बोन बनता है। तो बोन और कुछ नहीं है, कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, ये इसी फाशिया का एक्सटेंशन है। बस ये थोड़ा सा एक सॉलिडिफाइड स्टेज में है, जिसको हम कैल्सिफाइड फाशिया का नाम देते हैं। ये बोन जब मसल को एक ऑर्डर ऊपर से आता है ब्रेन की तरफ से या स्पाइन की तरफ से, तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो इसी फाशिया की वजह से टेंडन खींचेगा, फिर जाके आपका बोन का स्ट्रक्चर खींचेगा, तो आपका मूवमेंट होता है। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल तय है कि सारा का सारा स्ट्रक्चर बॉडी में एक एक चीज से जुड़ा हुआ रह रहा है, जिसको हम फाशिया कहते हैं। तो फाशिया ब्लड से भी आगे एक चीज, जो कि पूरे शरीर में कुछ कुछ स्थान पर ब्लड नहीं है, लेकिन फाशिया ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर नहीं। तो ये सारी चीजें इससे कवर्ड रहती हैं। अब जब ये मूवमेंट हो रहा है किसी तरीके का, तो मांसपेशी को एक डायरेक्शन मिला हुआ है शरीर में, हर एक मांसपेशी का अपना एक डायरेक्शन है, वो उसी डायरेक्शन में काम कर रही है। जब वो डायरेक्शन किसी तरीके से गलत हो जाए, या कहें कि वो डायरेक्शन किसी इंजरी की वजह से गलत पोजीशन में चले गया, या तो मसल या बोन किसी तरीके से ओवर स्ट्रेच कर गए, मसल को, बोन का मूवमेंट गलत हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया जिसकी वजह से मूवमेंट गलत हो गया, कोई इंजरी डायरेक्ट हो गई, इन सब की वजह से जब मांसपेशी का एंगल खराब हो जाएगा, तो आपका मूवमेंट हैम्पर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये छोटे होने की वजह से ही हो, ये आपके गलत तरीके से बैठने, उठने, लेटने, किसी भी तरीके की वजह से ये चीज हो सकती है। तो जब ये मांसपेशियों का एंगुलेशन थोड़ा सा गलत जाता है, तब आपका मूवमेंट खराब होना शुरू होता है। जब ये मूवमेंट खराब शुरू होता है, हम इस चीज की तरफ कोई ध्यान दिया नहीं जाता। जैसे किसी का बैठ के उठे और एक घुटने के पीछे की मांसपेशी में तकलीफ आ गई, अचानक से वो ज्यादा खिंच गई, या वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में थी और एकदम से स्ट्रेट नहीं हो पा रही, तो उसका एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया, वो गलत तरीके से फुल हो गई। अब आपके घुटने के पीछे के हिस्से में जो तकलीफ आई, वो रिफ्लेक्ट सामने की तरफ होगी, क्योंकि जब मांसपेशी अटैच बोन से है तो बोन का मूवमेंट घुमा देगी। जब बोन का मूवमेंट खराब हुआ है, तब आपका जॉइंट एरिया का पेन बॉडी बताना शुरू कर देगी, क्योंकि पेन और कुछ भी नहीं है, ये आपके किसी चीज को सहने की क्षमता, केवल बॉडी बताना चाहती है कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। तो वो ब्रेन की तरफ एक सिग्नल भेजती है, जो अलग अलग नर्व के फाइबर्स होते हैं, जैसे ए डेल्टा फाइबर्स, टाइप सी फाइबर्स। तो ये अलग अलग तरीके से सेंसेशंस को ले जाते हैं। कुछ रिसेप्टर्स जॉइंट एरिया में लगे रहते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपके यहाँ घरों में छतरी होती है सिग्नल कैच करने के लिए, तो ये भी एक तरीके की छतरी ही है सिग्नल्स को कैच करने के लिए। जैसे एक सिग्नल आया टच का, टेम्परेचर का, ठंडा गर्म कुछ इस तरीके का टेम्परेचर हुआ, या किसी तरीके का चुभन, तो ये सारे सेंसेशन की वजह से वो जो सेल होते हैं, जो रिसेप्टर्स कहलाते हैं, वो अपना शेप बदलते हैं। इनका ये जो शेप बदलने का तरीका है, ये उस नर्व को एक्टिवेट करता है जो उस सेल से अटैच है। वो नर्व जाकर आपकी रीढ़ की हड्डी पर, और रीढ़ की हड्डी से ब्रेन की तरफ को सिग्नल लेकर जाती है कि यहाँ पर इस तरीके का कुछ सिग्नल आया है, कुछ एबनॉर्मल सिग्नल है, क्या है ये, ब्रेन उस चीज को डिटेक्ट करता है और फिर आपको मैसेज करता है कि ये सिग्नल सूदिंग है या पेनफुल है, या किसी तरीके का प्रिकिंग है या बर्निंग है। तो ये इस तरीके से आप सेगमेंट को समझते हो कि हाँ ये इस तरीके का सेंसेशन आया, जैसे चलते हुए अचानक से सुई का नीचे आ जाना, पैर रखा आपने, अचानक से पैर आप खींच लेते हैं, तो ये इतना माइक्रो सेकेंड्स का ट्रेवल है इस सेंसेशन। अभी पेन की अगर हम बात करें, तो पेन टाइप सी फाइबर्स द्वारा ले जाया जाता है स्पाइन की तरफ, और वहां से फिर ब्रेन की तरफ। पेन का मतलब ही है कि बॉडी कभी भी इसको किसी ऐसे फाइबर के थ्रू नहीं भेज सकती जो कि सबसे तेज चलता हो, नहीं तो जो दर्द है उसकी
सीमा आपकी बर्दाश्त के बाहर जाएगी। तो ईश्वर ने अपने को एक ये चीज दी है बना के संरचना में कि वो टाइप सी फाइबर जो सबसे स्लो चलते हैं उनके थ्रू आपका पेन ऊपर की तरफ जाता है। जब इनको कहीं ब्लॉक करना हो, जैसे ये फाइबर अगर एक रास्ता, एक सिंगल रोड है उस पर एक ही गाड़ी जा सकती है, तो अगर ये सेंसेशन एक गाड़ी है उस तरह इस रोड पर जा रही है तो आपको ब्लॉक करना है, तो उससे भी फास्ट चलने वाली चीज को आपको एक्टिवेट करना होता है। ये पेन गेट थ्योरी कहलाती है बेसिकली। इसके थ्रू आप पेन का मैनेजमेंट करते हैं कुछ हद तक। लेकिन अगर ये नॉक्शियस स्टिमुलाई लगातार बना रहे तो लोगों को क्रॉनिक पेन बनेगा। अभी क्रॉनिक पेन बनने के कारण से बहुत सारी दूसरी परेशानी आती है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। जैसे हल्का फुल्का पीठ में दर्द होना है, हल्का फुल्का कमर में दर्द हो रहा है, लोग इस चीज को निग्लेक्ट करते हैं। आप आज इसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, कल ये धीरे 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 करके कोई सिस्टमिक बीमारी भी बन सकती है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि विसरा, जैसे पेट में आपके सारे ऑर्गन है, चाहे लीवर हो, पैंक्रियाज हो, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ये सारी चीजें एक कवरिंग के अंदर, ये ऐसे हवा में नहीं है किसी तरीके से। तो जब ये किसी कवरिंग के अंदर है, वो कवरिंग कहीं अटैच हो रही है, वो अटैचमेंट के एरिया जो है वो एक लिगामेंटस स्ट्रक्चर कहलाता है जिससे अटैच होता है। वो एरिया आपके बैकबोन का एरिया हो सकता है, किसी मांसपेशी का एरिया हो सकता है, आपके रिब केज का एरिया हो सकता है। इन तरीके की तमाम चीजों से जब इनके अटैचमेंट है, अगर ये मूवमेंट किसी तरीके का गलत हो रहा है, जैसे अगर मैं सीधा बैठने की बजाय दिन भर इस तरीके से झुक कर बैठूं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सामने की तरफ से झुका के इस तरीके से बैठा रहूं, तो ये अगर मेरा सामने वाला हिस्सा है पेट का, तो ये पूरे समय इस तरीके से दबा हुआ है, तो मेरे ऑर्गन्स को जगह कम पड़ रही है, ये एरिया ऊपर खिंचा हुआ है पेट का। तो ये लगातार इसी तरीके के पोस्चर की बैठने से मेरे पेट के जो स्ट्रक्चर, जो ऑर्गन्स हैं, इनका भी काम अफेक्ट होता है, जो कि पहले कभी नहीं समझा जाता था कि पोस्चर की वजह से आप बीमारियों की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। ये अब इस तरीके के रिसर्च एविडेंसेस अवेलेबल हैं मेडिकल साइंस में कि आपके गलत तरीके के बैठने की वजह से भी लीवर का फंक्शन डैमेज होता है। आपके गलत तरीके से बैठने चलने की वजह से भी पेनक्रियास का फंक्शन डिफेक्ट। अगर ये ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, जो इनका नेचुरल काम है कि इनको जूसेस सिक्रीट करना है, तो वो एक प्रॉपर हेल्दी पोजीशन में रहेंगे तभी अच्छे से जूस सिक्रीट कर पाएंगे। अगर वो जूस सिक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, गलत तरीके से प्रेशर में है, या वो गलत तरीके के डिविएशन में है, रोटेटेड पोस्चर है, गलत तरीके से लेते हैं, आड़ा लेट कर टीवी देख रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के पोजीशंस लोग लेते हैं, तो जब ये पोजीशंस खराब हो रहे हैं तो उन ऑर्गन पे भी इसका इफेक्ट आता है। इसका छोटा सा एग्जांपल आप देख लें कि आप खाना खाने के बाद में ज्यादा देर तक अगर बैठें, पेट को इस तरीके से झुककर या पीछे की तरफ या करवट की तरफ आड़ा टेढ़ा लेट कर पोजीशन में रहें, तो थोड़े समय के बाद में आपके कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो खाना खाने की वजह से ये हुआ क्या? नहीं, खाना खाने की वजह से पाचन क्रिया अपना पूरा काम नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं से वो इरिटेट हो रही, तो वो जहां जहां से अटैचमेंट उस ऑर्गन के जा रहे हैं वो उन अटैचमेंट्स की तरफ को पेन इंडिकेट कर दी। तो इसका मतलब है कि आपको पोजीशन बदलना पड़ेगी। आप पोजीशन बदलते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ी चीजें चेंज करते हैं और धीरे धीरे करके पेन सबसाइड भी हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मांसपेशियों के गलत एंगल पे काम करने की वजह से भी बन सकते हैं। तो मांसपेशियों के गलत एंगल के पे काम करने की वजह से केवल पेन नहीं आता है, बहुत सी बीमारियों की भी ये गड़बड़। दूसरा है तनाव। तो तनाव का लोगों ने एक बहुत अलग 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 डेफिनेशन दी हुई है कि स्ट्रेस के लिए अलग अलग डेफिनेशन हैं बहुत सारे। किस तरीके का स्ट्रेस, जैसे लो बीपी होना किसी को, वो भी एक स्ट्रेस का कारण है। डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब होना वो भी एक स्ट्रेस का कारण है। लोगों को हेडेक होता है जिसको आमतौर पर लोग माइग्रेन हो गया है इस तरीके का कहा जाता है। तो अभी माइग्रेन के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे हेडेक, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको हेडेक बना सकता है। कैसे बना सकता है? तो विसरा, मैंने आपको बताया फाशिया पूरी बॉडी में एक कंटिन्यूअस चेन है, इसमें कहीं ब्रेकेज नहीं, बस ये एंगल और शेप में चेंज हो रहा है। अदरवाइज ये टॉप टू बॉटम पूरे शरीर में एक यूनिट है। अगर पेट में किसी तरीके का कोई स्ट्रक्चर गड़बड़ कर रहा है, जैसे आपने खाना खाया या लेट खाना खा रहे हैं या गलत तरीके से खाना खा रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं, बहुत हैवी फूड खा रहे हैं, आप डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे करके एसिडिटी फॉर्म हो। एसिडिटी के कारण आपका पेट जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंड हो जाता है, थोड़ा सा फूला। जब ये फूला तो इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर को
स्ट्रेच मिल रहा है, ये जहां जहां अटैच है वो वहां से खींचेगा। जब ये खींचता है तो इसका एक अटैचमेंट पीछे से जाकर आपके स्कल के नीचे होता है। ये आपको हेडेक बनाने में पूर्णतः सक्षम। लोगों को आपने कॉमन तौर पर सुना होगा, सिर दुख रहा है, उल्टी की इच्छा हो रही, उल्टी की इच्छा, ये शरीर अपने आप को हील करना खुद जानता है। तो वो पहले ही चाहता है कि जो खराब आपने खाया है, जो चीज आपको तकलीफ दे रही है, उसे शरीर से बाहर निकाली जाए। लोग इस मूवमेंट को रोकना चाहते हैं। आप वोमिट करते हैं, कई बार ऐसा बताते हैं मरीज, आप देखेंगे कि बोले डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज हेडेक हो रहा था और एकदम से मुझे उल्टी जैसा लगा और मैंने उल्टी करी, उसके बाद मेरा हेडेक ठीक हो गया। उसका सीधा कारण कि जब आपने उल्टी करी, एसिड आपने बाहर निकाल दिया, पेट का डिस्टेंशन कम हो गया, विसरा की इरिटेबिलिटी कम हुई, और यही चीज फाशिया के कन्वर्जन में जाके जो सब ऑक्सीपिटल एरिया होता है, जो कि नेक के ऊपर का हिस्सा और आपके स्कल के नीचे का हिस्सा जो है, ये रिलैक्स हो जाता है। ये मांसपेशियां रिलैक्स हो गई, आपका हेडेक कम हो। तो पहले जब इस हेडेक का कारण नहीं पता होता था लोगों को, तो खूब इस पर इन्वेस्टिगेशन होते थे, सब होते थे। धीरे 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 करके इनका रीजन पता लगा, धीरे धीरे करके इनका ट्रीटमेंट आया। तो जब हेडेक लगातार बना रहे, या ऐसा दर्द जो पेशेंट्स को किसी तरीके से समझ में नहीं आता, ये भी आपके एक स्ट्रेस का कारण है। क्योंकि उनका कहना है वो जा तो रहे डॉक्टर के पास, पर उनको लाभ नहीं मिलता। तो लाभ मिलने के लिए आपका, जैसे किसी आप फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो अपने पर्सपेक्टिव से आपका इलाज करेंगे। उनके लिए आप गए हैं हेडेक लेकर, तो वो आपको पेन किलर दे रहे हैं, मतलब हेडेक के लिए जो भी उनके मेडिकेशन है वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर आप अगर किसी फिजियो को कंसल्ट करते हैं, तो वो आपका मैकेनिकल फॉल्ट देखेगा, वो आपके मैकेनिकल स्ट्रक्चर को एग्जामिन करे कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ कैसे कैसा डिविएशन है, क्या ये मांसपेशी की वजह से तो नहीं हो रहा है। अगर मांसपेशी की वजह से हो रहा है, आपके स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, वो उसको करेक्ट करेंगे, इसमें चीज में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये इलाज बिना दवा गोली, बिना ऑपरेशन के है। तो मेरे समझ से पहला इलाज का ऑप्शन आपके पास में फिजियोथेरेपी होना चाहिए। तो आपके जो भी आसपास फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं, क्लिनिक जहाँ पर है, हॉस्पिटल है, जहाँ पर भी है, आप ये सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो स्ट्रेस से मैंने आपको बताया, किस तरीके का एक कनेक्शन, एक छोटा सा कनेक्शन जो मैंने आपको बताया, ऐसे तमाम और दूसरी चीजें हैं जिससे ये स्ट्रेस से रिलेट होता है। दूसरा, बॉडी के बीमारियों से इसका संबंध। तो बीमारियों से मैंने आपको बताया कि जैसे विसरा, पेट के ऑर्गन से संबंधित चीजें बताई। कई बार आप देखेंगे कि कंधे का मूवमेंट किसी का खराब हो रहा है, कंधे के मूवमेंट में कोई मांसपेशी गलत तरीके से किसी काम को करते वक्त खींच गई, हमने सोचा थोड़ा सा दर्द है, ठीक है, दूसरे दिन ठीक हो जाएगा, दबा के सो गए, दूसरे दिन दर्द बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके कंधे का मूवमेंट खराब हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रॉब्लम आपके लिवर में है, और आपका पता चलता है कि दाएं हिस्से का जो कंधा है वो धीरे धीरे करके मूवमेंट कम करने लग गया। सारे इन्वेस्टिगेशन कंधे के हो रहे हैं, तकलीफ आपके लीवर की है। तो ऐसे बहुत सारे मरीजों में आपको पहले फिजिकली एग्जामिन करना होता है कि कंधे की मांसपेशियों में तकलीफ आ रही है, गर्दन से ये दर्द चल रहा है, पीठ से ये दर्द आ रहा है, या ये पेट की तरफ से आ रहा है, तो जिसको हम रिफर्ड पेन कहते हैं। तो ये रिफर्ड पेन भी टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मांसपेशियों की तकलीफ का और सीधा सीधा जो जुड़ाव है वो आपकी किसी भी बीमारी से हो सकता है। ये पहले इस तरीके की चीजें, ऐसे रिसर्च अवेलेबल नहीं, धीरे धीरे कर कर अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। कि बहुत समय में देखा गया है कि किसी के पेनक्रियास का मूवमेंट खराब होने की, मोटिलिटी कहते हैं इसको, बेसिकली मूवमेंट नहीं है, मोटिलिटी मतलब ये इनहेरेंट मूवमेंट होता है किसी ऑर्गन का। जैसे पेनक्रियास को कुछ जूस सिक्रीट करना है, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई कमांड आया और उसने जूस सिक्रीट कर दिया, उसका एक अपना एक फिक्स्ड मूवमेंट हो रहा है। वो मूवमेंट आप फील नहीं कर सकते हैं, बट हाई रिजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड में ये चीजें आप देख सकते हैं। तो जब वो मूव कर रहा है किसी तरीके का, उसको एक कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर जूस सिक्रीट करके बाहर निकाल देगा। इस तरीके से कोई भी इंटरनल ऑर्गन आपका काम कर रहा होता है ब्रेन के कमांड। अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप किसी, जैसे मैंने आपको बताया मांसपेशियां एक कारण, बहुत बड़ा कारण बनती है स्ट्रेस के लिए। तो अगर आप किसी तरीके से स्ट्रेस में हैं, और स्ट्रेस में रहने के बाद में आपका ब्रेन प्रॉपर सिग्नलिंग आपके इंटरनल ऑर्गन्स को नहीं कर रहा, तो आप बीमारियों की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे कर। तो इन सब चीजों से अगर आपको बचाव करना है, तो एक सही समय पर खाना, सही समय से मांसपेशियों के लिए व्यायाम करना। व्यायाम के तौर पर लोगों को देखा जाए तो, अगर मैं बोलता हूँ कि आप एक्सरसाइज किया करें रेगुलर, तो सब जिम सबसे पहली चीज समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिम एक्सरसाइजेस एनारोबिक कंडीशनिंग होती है।
मतलब किसी चीज के लिए आपको ट्रेन करना है अपनी बॉडी को, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, वेट लिफ्टिंग है, या आज की तारीख में आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के लिए लोग अपना बॉडी शेप ये सारी चीजों की तरफ जा रहे हैं, तो एक अलग बात है कि आपको ये करने की रिक्वायरमेंट है और उसको भी किसी सुपरविजन में की। अन्यथा आप अपना वॉकिंग, सुबह और शाम की 2 टाइम की वॉकिंग, योग, इससे आप अपनी मांसपेशियों को भी स्वस्थ रख सकते हैं और बाकी शरीर के दूसरे हिस्सों को जो कि इस मांसपेशियों के कारण तकलीफ में जा रही हैं उनको भी बचा सकते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो या आपके डिजीज से रिलेटेड कोई चीज हो, मांसपेशियों का एक बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही एक चीज आपको मैं और जोड़ना चाहूंगा, सीएसएफ का फ्लो जो होता है, जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, अगर इसका फ्लो का पैटर्न थोड़ा भी गलत हो रहा है तो ब्रेन की भी एक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। आप यहाँ मतलब इन चीजों को करेक्ट करके, उस सीएसएफ के फ्लो प्रेशर को करेक्ट करके ब्रेन की भी बहुत सी चीजों को सही दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। तो इसके रिसेंट एडवांसमेंट में बहुत सारी चीजें आई हैं जो अभी हम चीजों पे लोग, पूरा विश्व ही इस पे काम कर रहा है धीरे धीरे, और बहुत अच्छे इलाज लोगों को बिना दवा गोली और बिना ऑपरेशन के मिलते हैं आज की तारीख। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सर एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट होते हैं, जैसे जैसे उनका एज जब सीनियर सिटीजन मोस्ट ऑफ, उन लोगों के क्या वाइटल सब बहुत नॉर्मल होते हैं, उनका लीवर वेल फंक्शनिंग होता है, उनके जो भी वाइटल्स और ऑर्गन है लाइक हार्ट और फेफड़े वगैरह वो सब, बट उनमें धीरे धीरे मस्कुलर वीकनेस आती है, तो जिसकी वजह से वो बेड रिडन हो जाते हैं। बाकी उनके वाइटल सब नॉर्मल होते हैं, तो सर इसमें फिजियोथेरेपी किस प्रकार से हेल्प कर सकती है? देखिए, वाइटल्स नॉर्मल होना एक ऐसी चीज है कि आप 1,000 लोगों पर एक स्टडी करते हैं, फिर एक गॉसियन कर्व पर आप कुछ चीज डिजाइन करते हैं, क्या कितना 550 लोगों में एक एवरेज इतना निकल रहा है कि इनके इस वैल्यू को आप नॉर्मल मान लेते हो, तो बाकी के 450 नॉर्मल नहीं, बस वो थोड़े से अलग। तो सबसे पहली बात कि आपने कहा वाइटल्स नॉर्मल हो, तो देखिए नॉर्मल लगभग सभी के वाइटल्स हैं, बहुत एबनॉर्मल वाइटल्स के पेशेंट्स अलग ही होते हैं। पर ये जो नॉर्मल जनरलाइज वीकनेस की अगर आप बात करें, तो मांसपेशियां कभी वीक नहीं। आप ये बहुत अच्छे से इस बात को सभी दर्शक समझे कि मांसपेशियां कमजोर नहीं है, बस वो अपने गलत एंगल पर आ रही। उनका कमजोरी का मतलब ये नहीं है कि उनके नंबर ऑफ फाइबर कम हो रहे हैं या उन फाइबर में कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो रही है, केवल वो गलत एंगुलेशन पे जा रहे हैं। फाशिया उनका जो है, जो मैंने आपको कवर बताया था, वो अगर मांसपेशी से चिपक रहा है, जैसे लोग कम पानी पीना शुरू कर देते हैं, कई बार आपने कॉमनली सुना होगा कि ओल्ड एज के पेशेंट्स आपको कम पानी पीते हैं, वो वॉशरूम जाना पड़ेगा बार बार, यहाँ व्यवस्था नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, तो उन्हें पानी पीना अवॉइड कर देते हैं। ये चीजें नहीं करनी। आप जितना अच्छे से पानी पिएंगे, फेशिया का 90% पार्ट जो है वो पानी ही है। अगर आप अच्छे से पानी पिएंगे तो फेशिया की मोबिलिटी अच्छी बनेगी, तो वो मांसपेशियों से फ्रिक्शन नहीं करेगा। जब वो फ्रिक्शन नहीं करेगा तो यहाँ एनर्जी लूज नहीं होगी और मांसपेशी एक अच्छे हेल्दी तरीके से काम कर पाएगी। तो क्या चीजों का ध्यान रखना है आपको? पानी अच्छे से पीना है, नियमित समय से भोजन करना है, और रेगुलर वॉक, योग, इन चीजों को अपनी जीवन में लेकर आना। तो किसी भी एज में आप चले जाएं, अगर आपकी शारीरिक संरचना सही है, सही एंगल पर आप काम कर पा रहे हैं अपने शरीर के हिसाब से, ऐसा कोई आइडियल नहीं होता है कि ये इतने एंगल पे ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। आपके शरीर, आपकी हाइट, आपकी हेल्थ, आपकी चीजें आपके हिसाब से चल रही है, तो कितना सही होना चाहिए, ये आपके फिजियोथेरेपी के चिकित्सक से आप जाके जांच भी करा सकते हैं कि क्या मेरे बैठने का तरीका, लेटने का तरीका ठीक है, क्या मेरे स्पाइन की सिचुएशन अभी ठीक है, क्या मेरे मांसपेशियों का एंगल अभी ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो वो आपको इस बारे में सलाह भी दे सकते हैं कि किस तरीके से आप ये आगे कर सकते हैं, इसको आगे बचा के रखने के लिए आपको ये चीजें रोजाना करनी चाहिए। तो अच्छे से पानी पिए, समय से भोजन करें, योग करें, व्यायाम करें, मतलब योग में जो आप कर रहे हैं वो चीजें बहुत अच्छी हैं, प्राणायाम है, वॉकिंग आप रोजाना अपने दिनचर्या में लाइए। अगर वॉकिंग आप करते हैं रोजाना 2 समय, सुबह और शाम, तो ये शरीर के एक तरीके से भोजन का काम करता सर नमस्कार। है। जी नमस्कार, बताइए। मुझे मेरे घुटने में इंटीरियर मिलाकस में जो है टीयर हो गया था,
तो पहले इसका इलाज चला, फिर इसके बाद फिजियोथेरेपी चली। फिजियोथेरेपी में उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट ने करीब 1-1.5 महीने पहले मुझसे ये कहा कि आप एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करें। तो मुझे ठीक है। एक्सरसाइज ज्यादा करना चाहिए या उतना ही करना चाहिए जितना मेरी बॉडी सहन कर रही है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 66 साल उम्र है। सर 66 साल की उम्र में अगर ये आपको चोट लगी कैसे थी, क्या हो रहा था? चोट लगी क्या हुआ? ऐसे कि बच्चे को उठा रहा था मैं, उसी में पैर थोड़ा सा टिल्ट हुआ होगा, जो कुछ हुआ उस समय एकाएक ये। तो सबसे पहले तो आप ये बात से घबराना बंद कर दीजिए कि मेरा मीडियल मेनिस्कस रप्चर है और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रप्चर है। सर एसीएल रप्चर अपने आप में एक मिथ है। लोगों को ये लगता है कि लिगामेंट टूटने की वजह से आपके घुटने में तकलीफ आ रही है। उस लिगामेंट में दर्द का सेंसेशन ही नहीं होता है, उसमें पोजीशन सेंस का सेंसेशन है। तो एसीएल जो है वो 52% पोजीशन सेंस प्रोप्रियोसेप्टर्स को कैरी करता है। पेन का एसीएल में नहीं सेंसेशन हुआ है। है सर, एसीएल में नहीं हुआ है। आपने बताया एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, नहीं, मैंने मीनाकिसस बोला सर, मीनाकिसस बोला। वो जो घुटने के दोनों घुटनों के बीच में जो होता है, स्प्रिंग सरी का काम करता है, उसमें हुआ है। वो अटैचमेंट है उस चीज का, उसमें भी सेंसरी पार्ट कुछ भी नहीं है सर। तो उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि आपको उस लिगामेंट के रप्चर की वजह से तकलीफ आ रही है, जी ठीक है, ना ही आपके मेनिस्कस की वजह से आ रही है। जी तकलीफ आपके घुटने में किसी एक मांसपेशी के खिंचाव की वजह से आ रही है, और वो मोस्ट लाइकली घुटने के पीछे की तरफ की एक मांसपेशी है जिसकी जी। वजह से तकलीफ है। इसलिए आपको बैठ के उठना या सीढ़ी चढ़ना हाँ हाँ। ये तकलीफदायक है। अगर आप लगातार समतल जमीन पर चल रहे होंगे तो आपको तकलीफ कम होती है, कम होती है। ठीक है। तो ये उस मांसपेशी के एंगल का काम है, वो अगर गलत जी एंगल पे काम कर रही है इसलिए आप तकलीफ में हैं। जब आपने बच्चे को उठाया, पैर थोड़ा सा जर्क खा गया था आपका, तो जी वो जर्क किसी मांसपेशी की तरफ आया है, आपके मेनिस्कस और उसमें नहीं आया सर। क्योंकि 66 साल की उम्र में वैसे भी ना तो मेनिस्कस प्रॉपर बचता है जी और ना ही किसी तरीके का लिगामेंट कोई सेंसेशन कैरी कर रहा है। जी। तो उससे घबराना सबसे पहले बंद कीजिए। आप एक बार थोड़ा सा कहीं फिजियोथेरेपी चिकित्सक से आपने परामर्श लिया था, हाँ बता रही कि आपको फायदा भी पड़ा है वहां से और आप चलने भी अच्छे से लगे थे। जी तो आप, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने से वो चीज, आप ज्यादा करने से या कम करने से, ज्यादा और कम कोई चीज नहीं, केवल ऑप्टिमम पैटर्न पे रहिए। आप अपने दिनचर्या के पूरे काम करें, सुबह शाम वॉकिंग, भरवाल है हवा, ठीक है। नाइट्रोजन। ठीक और है, एक बार अपना ठीक है। परामर्श लीजिए, ठीक है। ठीक है सर। से घबराना बंद कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल में जैसे आप फिजियोथेरेपी की बात करते हैं सर, एक और थेरेपी इंस्टीट्यूट मैंने देखा सर, सेरेजिम कहलाता है, सेराजिम करके। तो सर इसमें जब जाते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी? मैडम सेराजिम किसी भी तरीके की चिकित्सा पद्धति में नहीं गिना जाता है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। आप ये जो जा रहे हैं ये मुफ्त चिकित्सा के शिविर लगे होते हैं जिनको आप लोग अटेंड करते हैं। इसके बाद जी में आपको प्रमोट किया जाता है कि आपको ये मशीन खरीदनी है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जितने भी की वो है मशीन, वो आपको परचेज करनी है। मेन फोकस यहाँ लोगों का रहा, इसके पीछे काफी कंट्रोवर्सीज भी रही हैं। तो अगर ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति होगी कभी फ्यूचर में आगे, अभी तक तो मैडम ऐसा नहीं है कहीं पर, ठीक है। और अगर ऐसा जी कभी सर। होगा तो आप ये सोचें कि आपके आसपास के सरकारी अस्पतालों में ये चिकित्सा पद्धति सबसे पहले पहुंचेगी। क्योंकि सरकार अगर इस किसी भी इलाज की पद्धति का फायदा मरीजों को होगा तो क्यों नहीं वो पद्धति सरकारी अस्पतालों में आ पाएगी, इसका कोई कारण नहीं बनता। क्योंकि ये कोई यस सर। चिकित्सा पद्धति नहीं है मैडम, इसीलिए अभी तक किसी भी सरकारी अस्पताल या कहीं पर आपको ये चीजें नहीं मिली। तो इसको लोगों ने फिजियोथेरेपी से थोड़ा सा गलत समझा, इंटरप्रिटेट किया कि ये फिजियोथेरेपी का पार्ट है। तो सेराजिम किसी भी तरीके के फिजियोथेरेपी का पार्ट नहीं। यस सर। सर बस यही तो जानना था, एक्चुअली कंफ्यूजन था मुझे। तो थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, कभी कभी मेरे साथ ये होता है कि जब सोता रहता हूँ मैं, तो मेरे पिडली के पास एक अचानक से स्टफ हो जाती है पिडली हमारी, और इतना तेज दर्द होता है कि एकदम से नींद खुल जाएगी, और बहुत मतलब फिर वो थोड़े समय तक रहता है।
इसको हम मेडिकल साइंस की भाषा में नाइट क्रैम्प्स कहते हैं सर। ये क्रैम्प आता ही दो बेसिक रीजन से है, एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना और एक पानी की कमी होना शरीर। अच्छा जी। ठीक है, तो थोड़ा सा बस अपनी दिनचर्या में बदलाव ये करना है कि खाना थोड़ा सा समय से खाना शुरू कीजिए, तकरीबन 6-7 बजे तक आपका खाना हो जाए शाम का। और फिर इसके जी बाद भी जब आप सोने जाते हैं 9 बजे 10 बजे, उससे पहले अच्छे से पानी, मतलब ये खाने के 1 घंटे बाद से आप पानी पीना शुरू करें और अच्छे से पानी पिया करें। ठीक है, जी पानी की कमी शरीर में या इलेक्ट्रोलाइट आयंस की कमी जब हो जाएगी किसी तरीके से बॉडी में, तो काफ हमारा जो आपका पिंडली जिसको आप कहते हो काफ मसल है, ये सेकेंड हार्ट है बॉडी का। यहाँ पे ब्लड पूल करता है। जब आप चलते हैं तब आपकी ये काफ मसल काम करती है और ये बिल्कुल हार्ट के जैसा काम करती है, इसीलिए इसको सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये ब्लड को यहाँ से पंप करके ऊपर की तरफ भेजती है। जब आप लेटे हुए हैं, ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन है, तब गुरुत्वाकर्षण इस पे काम नहीं कर रहा होता है, तब आपका काफ का पूलिंग बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे पानी की कमी या इलेक्ट्रोलाइट की कमी है शरीर में, तो ये रात में क्रैम्प आना शुरू होते हैं। ऐसा मौसम जैसे कि अभी जो मौसम बारिश कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, इस मौसम में या बारिश का मौसम अभी चालू होगा जिसमें आप पूरे समय पसीना हल्का हल्का मॉइस्चर के कारण निकलता है, तो इस पसीने में पानी और सॉल्ट दोनों लूज हो रहा होता है। जी। कारण से नाइट क्रैम्प्स की शिकायत आती है, तो आप केवल पानी पीना अच्छे से बढ़ाएं। सर और मेरा अगर एक और आप अच्छा बीपी जी। के मरीज नहीं हैं, तो इस मौसम में कम से कम किसी भी तरीके के लिक्विड के फॉर्म में जैसी चीजें जैसे नमक नींबू शक्कर की शिकंजी पी सकते हैं, और भी जो दूसरे फलों के रस है ये ले सकते हैं, फल खा सकते हैं अच्छे से पानी जी वाले। सर, मैं एक क्वेश्चन और था मेरा। अभी हमारे बड़े साले उनको एक अजीब सी बीमारी हुई, मतलब उनकी नसों में पूरा 15 दिन के अंदर उनका पैर काटना पड़ा, मतलब ऐसा हो गया। तो सर ये किस तरह की बीमारी हो सकती है सर? मतलब उनको पेट से रिलेटेड नसों की बीमारी बताई गई है। सर सेप्सिस हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, क्या बताया गया था आपको? बहुत सारी सर उनको तो बीमारियां। पेट में इन्फेक्शन बताया, उन्हें स्टंट डले उनके दोनों पेट, दोनों तरफ से पैर में प्रॉब्लम आ गई थी और सर बहुत स्टेंट जल्दी। हार्ट में स्टेंट डले हैं या किसी ऑर्गन में नहीं स्टेंट नहीं डले सर, हैं? पेट के पास किडनी के ऊपर स्टंट डले हैं। वो पैर वाले हिस्से में उनकी ना सब जमना चालू हुआ था, थक के वक्त के खून के। जी तो बहुत जल्दी वो तो, मतलब बीमारी हमें भी समझ में नहीं आई, डॉक्टरों ने भी ढंग से नहीं बताया। तो ये आपसे सर थोड़ा। सर अब ये तो आपकी रिपोर्ट्स देखने के बाद ही सर कुछ बता पाऊंगा। वैसे जहां तक आपकी बात सुन के लग रहा है कि इसी तरीके से उनको गैंग्रीन की शिकायत आई होगी, अच्छा, ठीक है इस सर, समय थैंक। की वजह से ये ठीक है पैर का सर। ऑपरेशन जरूरी हुआ होगा। जी थैंक यू मैरी सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग, बताइए मैम। Sir, first of all, thank you so much for sharing your wise experience with all of us. Sir, my question is nowadays we see so many cases of infertility. So, sir, फिजियोथेरेपी के मतलब फिजियोथेरेपी को हम कैसे यूज कर सकते हैं इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए? मैम देखिए, फिजियोथेरेपी का रोल जहां तक है कि जिस तरीके से कई बार यूट्रस की पोजीशन आज की तारीख में जिस तरीके का दिनचर्या महिलाओं की है कि वो घर भी संभाल रहे हैं, ऑफिस भी संभाल रहे हैं, या बाहर बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट, उनका जाना आना ट्रैवल करना, ये सारी चीजें हैं, उतना ही स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण Yes, sir. कहीं ना साइकिल इनकी इरेगुलर हो जाती है मेंसेस, और वो प्रॉपर तरीके के नरिशमेंट में नहीं है, मतलब उनको नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, कभी समय नहीं है, खाया नहीं खाया, इन सब चीजों का एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ ही साथ पेल्विक फ्लोर की अपनी मांसपेशियां हैं, जहाँ पर कि यूट्रस जो होता है अंदर, जो शेप जो होना चाहिए यूट्रस का, वो अगर किसी Yes, sir. तरीके से पोजीशन पे है, किसी रीजन से, किसी इंजरी की वजह से, कभी कमर में चोट लगी, कभी पैर में चोट आई है, तो इस वजह से कभी अगर पोजीशनिंग प्रॉपर नहीं है पेल्विक फ्लोर मसल्स की, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है इनफर्टिलिटी का, क्योंकि फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाते इसमें। तो फिजियोथेरेपी की, मैंने पहले भी अपने बताया था आपको लेक्चर में, कि जहाँ मांसपेशियों का अटैचमेंट है, वो मूवमेंट प्रॉपर है कि नहीं, वो जोड़ प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं,
तो ये प्रॉपर फिजियोलॉजी में रहे, मतलब अपना नॉर्मल काम करते रहे, ये उनका सही एंगल पे होना इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके की चीज आप चेकअप इसमें जो महिलाएं हैं वो करा के अपना ये देख सकते हैं कि सही तरीके से मांसपेशियों का एंगल है कि ताकि अच्छा। ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन्स की पोजीशन प्रॉपर रहे, इससे फर्टिलिटी में ओके मतलब उसको फर्टाइल। ओके सर, थैंक यू सर। मेरे पैरों में पीछे तरफ की नसों में बहुत खिंचाव रहता है सर, और जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ शायद मैंने चेकअप भी कराया था कि साइटिका बहुत साल पहले की शिकायत बताई थी मैंने, मतलब नागपुर में भी चेकअप करा लिया था। उसके बाद एक पैर की नस बहुत ऐसी खिंचती है जब ज्यादा वर्कलोड हो जाता है। तो इसका कोई फिजियोथेरेपी में कोई इलाज है सर? और दूसरा प्रश्न ये है सर, 2 दिन पहले मुझे अचानक से बात करते करते हुए आंखों से दिखना ही बंद हो गया, और यदि थोड़ा सा भी मैं आंख खोलती थी तो पूरा रूम हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी बहुत भयानक चक्कर आए थे, ऐसा जीवन में कभी नहीं आया, पहली बार हुआ ये। और कम से कम 1 घंटे तक मैं उसमें बहुत बेचैन रही, फिर धीरे 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 ठीक हुआ। हालांकि दिखाया डॉक्टर को, लेकिन दवाइयां लिख दी। तो उसका क्या कारण होगा ये जानना चाह रही थी सर। मैडम, जिस चीज को आप शियाटिक समझ रहे हैं, शियाटिका कोई बीमारी है, शियाटिका कोई बीमारी नहीं, ठीक है। शियाटिक एक नर्व का नाम होता है, ये अपने पाथवे में ऊपर से नीचे तक कहीं पर भी इंटरैक्ट होगी तो वो आगे तक पेन को रेडिएट करता हुआ महसूस कराएगी आपको। तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपकी रीढ़ की हड्डी से ही आ रहा है। रीढ़ की हड्डी के आसपास मांसपेशियां हैं, आपके कमर के हिस्से पर मांसपेशियां हैं, कूल्हे के जोड़ के पास मांसपेशियां हैं, थाई में मांसपेशियां हैं। तो ये जहां जहां है वहां कुछ अगर गलत काम हुआ, कोई मांसपेशी पे चोट, जर्क लगा बैठ के उठने, लेट के उठने में, किसी काम को करते समय, तो ये तकलीफ आपके मांसपेशी में आई और जो मांसपेशी को नर्व सप्लाई कर रही है वो उसमें इंट्रैप हो जाती है, इसलिए वो दर्द आपको आगे की तरफ खुद देती है। तो आप पहले जाकर फिजियोथेरेपी चिकित्सक से परामर्श कर लें। आपके जिला अस्पताल होगा दमोह में, वहां पर जरूर होंगे, ठीक है। तो आप उनसे जाके एक बार परामर्श करें, वो आपको इस चीज से निश्चित रूप से मदद कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, अपने आंखों का कि अचानक से चक्कर आना जो हुआ आपका, ये कब हुआ था? आप सो लेटे हुए थे उस समय, बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे? सर दोपहर में तो लेटे लेटे थोड़ा मोबाइल देखते रहे, उसके बाद जब बैठ के बात करने लगे मैडम, गलती आपको पता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, कभी भी देखकर मोबाइल का इस्तेमाल पहले ही नहीं करना है। तकिया आपका अच्छा होना चाहिए, मोटा और मुलायम। अच्छे तकिए का मतलब होता है मोटा और मुलायम तकिया लगाना, पतला तकिया नहीं लगाना, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि गर्दन का अपना एक एंगल होता है। अगर आप करवट लेटते हैं, कंधा पहले टच होता है, फिर ये सिर का हिस्सा जाता है। अगर आप तकिया नहीं लगाएंगे, ये इतना हिस्सा खाली है, या पतला लगाएंगे, तो आप ऐसे लटकाएंगे, एक तरफ की मांसपेशियां ज्यादा खींचेंगी, एक तरफ ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये कभी भी क्रैम्प करेंगी और आप तकलीफ में आएंगे, जो तकलीफ अभी आपको हुई। तो जो दिख रहा है अभी, जो आपकी बात से समझ में आ रहा है, निश्चित तौर पर ही वो गर्दन की मांसपेशी की तरफ से ही जनरेट हो रहा है। आप एक बार जाके जिला अस्पताल ले लें, आपको काफी फायदा होगा। जी सर। और इतनी भ्रांति, मतलब मैं भ्रम में थी, मैं सभी लोग कहते थे तकिया पतला लगाना चाहिए मैडम, यही सुन रखा था। कंटिन्यूएशन में इवॉल्व हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको हर बीमारी के बारे में हर चीज पता है सही बात। मेडिकल साइंस धीरे धीरे रोज रिसर्चेस हो रही हैं, रोज चीजें सामने आ रही हैं। जी जी सर। अपडेट रहना हम डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी है, अपडेट रहना। तो हम लगातार सभी डॉक्टर अपनी अपनी पढ़ाई में धीरे धीरे करके, रिसर्च में सब जगह अपडेटेड रहना चाहते हैं। धीरे धीरे हो भी रहे हैं सब जगह पर। तो जैसे जैसे बीमारियों का इलाज आता जाएगा, आप लोगों को मिलता जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्पाइन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ, 2 छोटी छोटी बातें आपसे जानना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये है, मैं जो सुबह घूमता हूँ, जब तेजी से घूमता हूँ तो घुटना दर्द करने लगता है 1-2 बार, फिर रेस्ट करना 3-4 दिन, फिर चालू करता हूँ। दूसरी प्रॉब्लम, ये शाम को जब घूमता हूँ, घूमने के बाद हम लोग जब बातें करते हैं, जैसे खड़े हो जाते हैं, 10-15 मिनट बातें करते हैं, जब खड़ा हो जाता हूँ स्टैंडिंग पोजीशन में, तो जो अपना जो थाई और पीछे वाले पोर्शन में हेवीनेस आने लगता है, मतलब अनकंफर्टेबल आने लगता है। तो 10-15 मिनट खड़ा होकर फिर चलने लगता हूँ, तो ये सब ठीक हो जाता है।
इन स्थिति में मैं कैप लगाता हूँ नहीं लगाता, दोनों वक्त ट्रायल करके मैंने देखी, नी कैप लगाना है या नहीं लगाना है, ये मेरी प्रॉब्लम है। एक पहला सवाल। दूसरा दूसरा सवाल है फिजियोथेरेपी, एक तो न्यूरो फिजियोथेरेपी और सिंपल फिजियोथेरेपी, दो अलग अलग थेरेपी होती है क्या? न्यूरो फिजियोथेरेपी होती है क्या? मैं दो सवाल। थैंक यू सर। आपका पहला सवाल कि आपको नी कैप लगाना है कि नहीं लगाना है। जी। सर जी नी कैप घुटने के लिए पॉइजन का काम करता है। पहले ऐसा माना जाता था कि आपको यहाँ हाँ दर्द है, इस चीज को अपन कवर करके रखेंगे तो दर्द में हाँ बेनिफिट मिलेगा। तो जी दर्द को किसी भी तरीके से दबाना, बांधना कोई सॉल्यूशन नहीं है दर्द के जी लिए। दर्द होने का मतलब ही ये था कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, जी और एक तरीके से हमने उसकी आवाज को बंद कर दिया कि हमने उसको दबा के कोई चीज कस के पहन ली है। अब यहाँ से सेंसेशन जाना डिमिनिश हो रहे हैं, तो जी हमको पेन फील कम हो रहा है। कभी तो उतारेंगे आप, जब उतारेंगे दर्द आपके सामने आ जाएगा, और अब की बार इंटेंसिटी में ज्यादा है, तो आपको पूरी जिंदगी में अब नी कैप कभी नहीं पहन। इस बात से तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ठीक है। ठीक। दूसरा सवाल आपका था कि एक बार दोहरा दें कि आपको हाँ, खड़े होने पर। फिजियोथेरेपी होती है सिंपल मसल का ट्रीटमेंट करना। नर्व कोई फिजियोथेरेपी करते हैं वो भी है, ऐसे SW होता ना, मतलब शॉर्ट वेव थेरेपी वगैरह, ये भी उसके अंतर्गत आता है क्या? उसके अलग डॉक्टर होते हैं क्या? सर देखिए, फिजियोथेरेपी एक ब्रांच है जिसे हम भौतिक चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। हाँ हर हाँ तरीके की जो भौतिक चिकित्सा में आएगी, बिना दवा, बिना गोली, बिना ऑपरेशन के जो भी इलाज आपका आ रहा है, चाहे वो मैनुअल थेरेपी हो या इलेक्ट्रोथेरेपी हो, जिसको आप हाँ, न्यूरोथेरेपी बोलना चाह रहे हैं, वो इलेक्ट्रोथेरेपी कहलाता है सर। तो ओके ओके, फिजियोथेरेपी का ही पार्ट है। अच्छा तो ऐसा नहीं है कि इस पेशेंट को इलेक्ट्रोथेरेपी ही देना है, इस पेशेंट को मैनुअल थेरेपी ही देना है। ये डिपेंड करता है, ये आपके चिकित्सक जो फिजियोथेरेपी के हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंटेज, क्या प्रॉब्लम किस तरीके का है, क्या वो मैनुअल थेरेपी से करेक्ट हो पाएगा या उसमें थोड़ा सा सपोर्ट आपको इलेक्ट्रोथेरेपी का लगेगा। तो इलेक्ट्रोथेरेपी में अलग अलग गैजेट्स हैं सर, अब तो बहुत एडवांस यूनिट्स आने लग गए हैं। जैसे कि आप सर्जिकल लेजर होता है, जैसे लेजर के थ्रू ऑपरेशन होता है, वैसे ही लेजर का इलाज एक थेरेपी में भी होता है। फिजियोथेरेपी में भी हम लेजर का इलाज करते हैं। तो जैसे लेजर का काम डीप पेनिट्रेशन के साथ में हीट क्रिएट करना है सर, तो इसको हम दूसरे तरीके से हमने फिजियोथेरेपी में इस्तेमाल में लिया कि हम इस चीज को डीप टिश्यू में कहीं किसी तरीके की रुकावट आ रही है, फाइब्रोसिस हो रही है, तो हम उसको क्लियर करने में भी इसका यूज करते हैं। तो ये थेरेपेटिक का पार्ट होता है। जैसे सर लिथोट्रिप्सी होता है, आपने सुना हो कि ऑपरेशन के थ्रू आप बिना चीर बिना फाड़ के स्टोन निकाल लेते हैं कहीं से। तो ये बेसिकली साउंड वेव्स का एक्यूमुलेशन करके हम उस जगह पर एक इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं जिससे वो कैल्सिफाइड मटेरियल ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही इस चीज का एक थेरेपेटिक पार्ट है जिसको हम शॉकवेव कहते हैं। वो लिथोट्रिप्सी का इक्विपमेंट रहता है, तो किस टिश्यू में कितना डीप पेनिट्रेशन करके उसे रिलीज करना है, किस इंटेंसिटी पे करना है, ये उसके थ्रू डिसाइड किया जाता है। तो इलेक्ट्रोथेरेपी भी एक फिजियोथेरेपी का ही पार्ट है। थैंक यू वेरी मच। कि मैं एक्चुअल में करीब 1.5 से 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। आधा घंटा योग करता हूँ, आधा घंटा वॉक करता हूँ, आधा घंटा रन करता हूँ, कुछ प्राणायाम करता हूँ। तो ये एक्सेस तो नहीं है या ठीक है? आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, मतलब मुझे कोई इश्यू नहीं है। जब तक आप कंफर्टेबल हैं सब चीजें ओके हैं सर। तो ऐसा कोई डिसीजन, कोई डोज नहीं है कि आपको इतनी ही करना चाहिए या उतनी। आपका बचपन से खान पान, रहन सहन जिस तरीके का रहा है, वैसा ही सर शरीर आपका बिहेव करेगा, ठीक है जी कि जी नहीं। जी तो आप अभी भी जिस तरीके की दिनचर्या जी रहे हैं वो आपके लिए सूटेबल है, हो सकता है किसी दूसरे इंसान के लिए ना हो। तो राइट। ऐसा कोई चीज नहीं, जब तक आप कंफर्टेबल हैं आप बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सर एक छोटा सा और क्वेश्चन था सर। मैं पानी पीता हूँ सर, पीता तो हूँ अच्छे से क्वांटिटी में, दिन में करीब 4 लीटर के करीब पी देता है, पर मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। मैं ये पानी जो है 3 या 4 बार में ही पीता हूँ। चल तो सकते ये हैं, ठीक है तरीके? कोई तकलीफ की बात नहीं। बस सर आपने तुरंत खाना खाया हुआ नहीं होना हाँ, संतुलित खाना भी टाइम से खाता हूँ बराबर। और चाहिए। आपने खाने जो के बताया है कि शाम को 7 बजे भोजन और 10 बजे सोना, बराबर वैसे ही चल रहा है सर। जी, आप अच्छी रनिंग कर रहे हैं सर थैंक यू वेरी मच सर। सर एक थोड़ा सा एक लाइन थी सर, कि स्लीपिंग के दौरान मैं करवट लेके जनरली सोता हूँ, तो इसमें भी कोई राइट तरफ या लेफ्ट तरफ ऐसा कोई होता है क्या? दोनों दोनों करवट और उल्टा आप सो सकते हैं, सीधा सर कम से कम थैंक सोया करें। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी ये समस्या है, ये पूछना चाह रही हूँ कि सर कभी कभी जैसे सो के उठते हैं ना सुबह के टाइम, तो ऐसा लगता है ऐसे पूरे हाथ पैर में एकदम दर्द हो रहा है।
तो क्या सर ये मांसपेशियों में कोई गड़बड़ी का कारण है क्या सर? स्टॉप वीडियो, आपने हेलो वीडियो स्टॉप करके रखा है। सर, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो नहीं, आपकी आवाज आ रही है मैम, आपका वीडियो नहीं आ रहा, आवाज आ रही है। जी जी। तो देखिए, इसके 2-3 कारण मेजर हैं। जैसे सोते समय आप किस तरीके का गद्दा और तकिया इस्तेमाल करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज सोने के लिए। सर तो सर गद्दा और तकिया, कंफर्ट बढ़िया मुलायम गद्दा भी और तकिया भी सर। गद्दा और मुलायम तकिया होना चाहिए, मोटा और मुलायम गद्दा होना चाहिए। जी सोने से पहले हाइड्रेट जरूर हो, मतलब पानी जरूर, जी ठीक है। दूसरा, जी। पहले भी बताया, कुछ लोगों को देर से खाना खाना बंद कीजिए। ये जो नहीं 8 सर, बजे 10 बजे 11 बजे से 9 खाना PM खा लेती हूँ मैम, 9 PM तक मेरा खाना हो जाता है सर। खाने का समय नहीं है। खाना आपको खाना है सूर्यास्त से पहले या उस समय पर, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेटेड रहते हैं उस समय पर सनलाइट से। आप भी जी इसी नेचर का पार्ट है मैम। तो अभी तक साइंस इसको नहीं मानती थी। 2019 में इनको नोबेल प्राइज मिला, उनकी जी रिसर्च ही है, जी उनको प्राइज ही इस बात पर दिया गया कि उन्होंने ये चीज डिटेक्ट करी। और तो ये तो हमारे भारतवर्ष में लाखों सालों से कहा जा रहा है, जो लोग इसको रिलीजन से जोड़ते आ रहे हैं। ये रिलीजन का मैटर नहीं है, ये साइंस है मैम। आपको खाना जो खाना है वो सूर्यास्त से पहले खाना है, तब आपका खाना सही पच पाएगा। 9 बजे आप खाएंगे, 11 बजे आप सो जाएंगे, खाने को पचने का समय ही नहीं दिया आपने, ठीक है कि नहीं। तो आपको जी सही जी तरीके से खाने को पचने का समय देना है। तो आपको खाना ही 6-7 बजे है खाना, तब जाके आप 10 बजे 3 से 4 घंटे जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम होता है वो निकलेगा, तब आपका पेट हल्का रहेगा, तब आप अच्छे से सो पाएंगे। शरीर डाइजेशन के काम में लगा हुआ है और आप सोने जा रहे हैं, जी सर। ओके, ठीक है। थैंक तो यू। ये स्टेटस होना बिल्कुल जायज है। जी सर, ओके, थैंक यू सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार मेरे मैडम। मेरे बाएं घुटने में कुछ समय पहले से पेन हुआ, यानी अचानक सो के उठी तो नी के पीछे ऐसा दर्द होने लगा मुझे, और काफी इलाज के बाद भी उसमें आराम नहीं लगा। तो मैंने MRI कराई तो उसमें रेडियल टियर ऑफ मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस आया है। तो क्या इसका इलाज फिजियोथेरेपी में है या सर्जरी ही इसका उपाय है? मैम पूर्ण तरह से इलाज संभव है आपके फिजियोथेरेपी में। किस शहर से बात कर रहे हैं आप? जी मैं जबलपुर से, MP जबलपुर से। तो मैम आपके पास कहीं फिजियोथेरेपी क्लिनिक हो आसपास घर के, तो आप जाके एक बार कंसल्टेशन कीजिए। मैंने अभी पहले भी एक कॉलर थे, उनको यही चीज बताई कि आपकी लिगामेंट टियर से आपके दर्द नहीं हो सकता घुटने में। ये गलत धारणा है लोगों की, ठीक है, कि आपने MRI कराया उसमें लिगामेंट टियर इसलिए मुझे घुटने में दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके के घुटने के आसपास की किसी मांसपेशी में तकलीफ आई है, जिस वजह से आपको तकलीफ बन रही है। जी मेरे नी में पेन नहीं रहता है सर, ऊपर थाई मसल में, नी से जस्ट ऊपर थाई मसल में पेन रहता है, और जैसे ज्यादा देर खड़ी रहती हूँ तो पंजे में स्वेलिंग आ जाती है। अब आप खुद सोचिए कि आपके थाई में पेन हो रहा है, पंजे में स्वेलिंग आ रही है, आप जांच घुटने की करा दें, ठीक है। तो बिल्कुल क्योंकि मैंने और भी निश्चिंत डॉक्टरों से रहिए, कंसल्ट किया जाके तो मेनिस्कस टियर को वो आगे बोलते हैं कि आपको आर्थराइटिस हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से बोन में फिर दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लिनिकली इस चीज को देखना एक अलग मैटर है। उसको चेक करने के बाद ही बहुत अच्छे से आपको चीज बताई जा सकती है। पर मैं इस बात का आपको मतलब आश्वासन दे ही रहा हूँ इस बात का कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आसपास के आपके फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर जाके कंसल्ट कीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, मत घबराएं। जी सर, एक क्वेश्चन और था कि जैसे दिन में यदि मैं आराम नहीं करती हूँ और दिन भर वर्क करती हूँ तो शाम के समय पीछे गर्दन के ऊपर और सर पे पेन होने लगता है, जो पूरा आंख में भी महसूस होता है, और प्रेस करो या रेस्ट करो तो वो रिलीज हो जाता है। तो ये किस वजह से है? मैम गलत तरीके से गर्दन के एंगल पे काम करने के, आप अगर लगातार झुक के काम कर रहे हैं, या आपकी दिनचर्या में सिटिंग किसी तरीके से है ज्यादा, या स्टैंडिंग गलत पोजीशन में है आपकी ज्यादा, तो किसी भी वजह से ये मांसपेशी की तकलीफ। और दूसरा, जब आप दूसरे दिन सोकर उठ रहे हैं तब आपकी मांसपेशी पूरी तरीके से उस लोड को लेने के लिए तैयार है कि नहीं, उसके लिए आप नींद का कंपोनेंट कितना है, नींद अच्छी है कि नहीं है आपकी, सोते आप तकिया अच्छे से लगाते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें मैटर करती है।
तो एक बार जाके अपना चेकअप कराइए, ये समस्या भी आपकी बताइएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी समस्या। जी, नींद तो सर बहुत आती है ना, पूरा टाइम ऐसा थकान और नींद महसूस तो होती है। शरीर चाह रहा है मैडम कि आप कहीं ना कहीं आप जबरदस्ती शरीर को एक्सेसिव लोड की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा रेगुलर वॉकिंग तो शुरू कर ही दीजिए अभी से। जी और अच्छे से नींद को पूरा करें ऐसे, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप नींद आ रही है आपको और फिर भी आप सुबह अलार्म लगा के जबरदस्ती उठ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। नींद का पूरा होना भी बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए। जी, वॉक और योगा तो मैं रेगुलर करती थी, लेकिन नी में पेन के कारण मैंने वॉक बंद कर दी। योग कभी नहीं कर पाएंगे आप वॉकिंग कीजिए, क्योंकि योग में जो आसन है वो आपके जो पैर में तकलीफ है अभी जिस तरीके की, पहले इस मांसपेशी को ठीक करें फिर योग कीजिए। योग बहुत जरूरी है आपके स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन जब आप अस्वस्थ हैं, आपकी तकलीफ है किसी मांसपेशी की, पहले उसका इलाज कर लीजिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं शिवपुरी से बात कर रही हूँ, ग्वालियर से बिल्कुल पास से। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा कि जो सciatica का दर्द होता है तो वो क्या ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है, फिजियोथेरेपी से हो सकता है क्या? हम देखिए sciatica का दर्द क्या होता है, पहले तो यही समझना इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत कॉमन भ्रांति है लोगों के अंदर, कोई भी दर्द कमर से पैर की तरफ जा रहा है वो sciatica अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। जी जी, मैंने पहले भी आपकी बात सुनी थी। जी 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 डॉक्टर साहब, किस चीज में, उस जगह के किस मांसपेशी में, किस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आया है, उसको इलाज कीजिए, ये दर्द अपने आप गायब हो। ये दर्द किसी चीज का रिफ्लेक्शन है, ये आपको कहीं कोई तकलीफ आई है, किसी मांसपेशी में तकलीफ आई है, किसी जॉइंट का मूवमेंट खराब हुआ है, जॉइंट पे कैप्सूल ओवर स्ट्रेच, कहीं से भी ये समस्या बन सकती है। अगर वो स्ट्रक्चर अपना सही काम करने लग जाएगा, आपका दर्द गायब हो जाएगा। अच्छा पर डॉक्टर साहब एक्चुअली में ये मेरे यहाँ पर एक स्टाफ में है, उसको तकलीफ हुई है ये, और उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है। तो मैं थोड़ा चिंतित थी, अभी पूरा मैं उसका पूरा केस नहीं मालूम है, सॉरी, इसलिए मैं बहुत अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, पर चूंकि ये एक बात हुई थी तो चिंतित था कि ऑपरेशन होना है, ये बोल रहा था कि दीदी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये बात। आप कंसल्टेशन लेने जब किसी सर्जन के पास जा रहे हैं, वो आपका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कुछ टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो आपको ऑपरेटिव प्रोसीजर बता रहे हैं, तो उसमें गलत क्या बताया है ये सोच के देखिए ना। आप सर्जन के पास गए हैं, उनका काम सर्जरी है, उनकी मास्टरी है उस चीज की, तो डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट आपको उसी ब्रांच का बता सकते हैं। तो वो गलत नहीं कर रहे हैं, कोई भी ब्रांच से संबंधित आप इलाज लेना चाह रहे हैं तो वो वैसा इलाज करें। अगर आप दूसरी ब्रांच से संबंधित इलाज लेना चाहेंगे तो आपके लिए वो भी अवेलेबल है। अच्छा, तो फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट किया जा सकता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्कार।